अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मौजूद हैं अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं और शायद मेरा ख्याल चौधरी साहब के वहां मौजूद होने से आपकी बार इम्कान बढ़ जाए कि ईरान और जो अमेरिका की है कुछ सुलह हो जाए। लेकिन कुछ सिचुएशन अजीब ही चल रही है। आज भी अगर आपको खबरें बताएंगे तो कुछ इसी तरह से हैं कि ट्रंप ने कह दिया है कि ये जो अभी सीज फायर है ये शायद कायम ना रहे। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको डिटेल स्टोरी में बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि 18 इसराइली फौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। ये हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है और 18 इसराइली फौजी इसराइल मान भी गया है। बड़ी तादाद है, जानते हैं आप क्या होगा आगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि जो ईरान है इसकी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। एक साइड पे पाकिस्तान को कहता है कि वाहिद पाकिस्तान सालिसकार है और दूसरी साइड पे वो मुख्तलिफ ममालिक को फोन भी कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान ही सब कुछ कर रहा है तो बाकी ममालिक को फोन करने का क्या मकसद है, या राब्ता कायम करके ईरान क्या हासिल करना चाह रहा है, ये भी जानेंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान को ईरान की तरफ से एक खसूसी रियायत मिली है। ये रियायत हमें पहले भी मिलती थी, हमारे झंडा बरदार जो जहाज थे वो गुजर जाते थे। लेकिन कुछ और ऐसे जहाज हैं जो सेम जगह से आते हैं लेकिन उन्हें गुजरने नहीं दिया जाता। तो ये क्या सिचुएशन चल रही है ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान में जो बिजली है वो नाकाबिले यकीन हद तक कम होने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वजीर तवानाई। ये क्या किस्सा है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी जानेंगे। फिर एक चीज आपको और बताएंगे मीडिया के हवाले से। मीडिया में बहुत हैवी डाउनसाइज हो रहा है और बहुत सारे लोग निकाले जा रहे हैं। वजह क्या है, रीजन क्या है, अचानक मीडिया को क्या हो गया कि तमाम बड़े चैनल्स जो हैं उन्हें अपने जो बंदे हैं वो कम करने पड़ रहे हैं। और जारी बात है जब किसी की जॉब जाती है तो परेशानी तो बहुत बढ़ जाती है। इस दफा जो वजीर इतलात हैं वो भी मामले के दरमियान में आ गए हैं, अता तारड़ साहब। तो ये क्या सिचुएशन है ये भी आपको बताएंगे आज ही के व्लॉग में। आपको एक रिमाइंडर देता हूं, हमेशा वो फिर दूंगा आज, कि आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उसके साथ आपने हमारे तमाम लिंक्स, जो कि व्हाट्सएप लिंक है, हमारा ट्विटर लिंक है और फेसबुक लिंक है, उसे भी आपने ज्वाइन करना है। अब चलेंगे डायरेक्टली जावेद चौधरी साहब की तरफ। और चौधरी साहब से हम पहला ही सवाल ये करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जरा मुझे ये बताइएगा कि अब इसकी पॉलिसी क्या होगी। क्या ये ईरान पे वाकई कोई बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है? साथ में कुछ खबरें भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब से ये जान लें कि आया ट्रंप अब क्या करने जा रहा है। अब देखिए, अमेरिका फंसा हुआ है सारे मामले में। फर्क एक तो ये है कि मैं सरदर्द अमेरिका में नहीं है। 14 तारीख को मैंने अमेरिका पहुंच रहा है इंशाल्लाह ताला। अभी कनाडा हूँ, कनाडा से अमेरिका जा रहा हूँ। तो 14 तारीख को अमेरिका होंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा डोनाल्ड ट्रंप से मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मुझे लगता है कि उससे पहले चाइना चले जाएंगे और उसके लिए फिर दोबारा यहाँ ठीक आना पड़ेगा। पर ठीक एनी है। हो, अब ना मसला अमेरिका का ये है कि अमेरिका ये फंस गया हुआ इस जंग में। और ये एक हकीकत है जिसे हम सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पूरी दुनिया वैसे अंडरस्टैंड कर भी रही है। खुद अमेरिकन जो है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमने एक गलत जगह पे या एक गलत घोड़े के ऊपर सवार होके या एक गलत पंगा लेके हमने अपने लिए मसाइल में इजाफा कर लिया है। अब इशू वही है कि इसको निकाला यहाँ से कैसे जाए। देखिए, एक सुपर पावर है, वो इस जगह पे फंसी हुई है, उलझी हुई है। और हमारी कामयाबी यही है कि हम उसको एक रास्ता दे के उससे जान छुड़ा लें। या तो हमारा ये ख्याल है ना कि हम सुपर पावर को तबाह कर लेंगे। देखिए, सुपर पावर हमेशा तबाह होती है अपने ही बोझ बोझ से। अपने ही बोझ के नीचे गिरती है वो। किसी और मुल्क से या छोटे मुल्क से उसको तबाह नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देख लें कि सोवियत यूनियन थी। सोवियत यूनियन अपनी ताकत और अपना जो प्रेशर और बोझ था उससे वो खत्म हुई है। अगर हम ये कह दें कि अफगान वार की वजह से वो खत्म हुई है, तो ठीक है, कहने के लिए ये एक अच्छा जवाब है। हम पेश कर सकते हैं या अफगान पेश कर सकते हैं कि हमने एक और सुपर पावर को तबाह कर दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि सोवियत यूनियन अपने माशी जो दबाव था, माशी बोझ था, उसके नीचे दब के वो खत्म हुई है। सेम अमेरिका ने भी जब खत्म होना है तो इसने अपनी वजह से खत्म होना है। कोई जंग जो है वो इसको खत्म नहीं कर सकती। कोई जंगें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी सिनेरियो के अंदर नहीं होती। जब पावर आपके पास बहुत ज्यादा हो, वसाइल आपके पास बहुत ज्यादा हो, डॉलर आपका चलता हो पूरी दुनिया के अंदर, तो जंग कितना एक डेंट आपके ऊपर डाल देगी। यही होगा कि वहां से लाशें ज्यादा आएंगी तो पब्लिक प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद फिर कहीं ना कोई मिसाइल जो है वो पैदा हो जाए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बेस्ट वे है वो यही होता है कि आप एक अगर पावर आ गई है और अब उसको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, तो उनको एक रास्ता दे दिया जाए, ताकि ये हाथी अगर कमरे में आ गया है, ये गली के अंदर दाखिल हो गया है, तो उसको पीछे हटने का तरीका मालूम हो जाए, ये पीछे हटने का उसको रास्ता दे दिया जाए बाइज्जत, ताकि हमारी जान बच जाए। इसके अलावा सरदस्त ठीक ऑप्शन है। कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। और इस चीज को अच्छा चौधरी अंडरस्टैंड साहब। जाहिर है ईरान को भी करना पड़ेगा, बाकी जो मुस्लिम उम्मा है
बाकी ममालिक इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, बाकी सब दुनिया भी कर रही है। क्योंकि जो ग्लोबल पावर्स है ना, उनको इस चीज का पता है कि अगर अमेरिका डिजास्टर का शिकार होता है या माशी तौर पर तबाह हो जाता है, तो सिर्फ अकेला तबाह नहीं होगा, हम सब भी उसके साथ ही तबाह हो जाएंगे। देखे ना हम्म। कि चाइना जो है उसकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कहाँ पे है? वो अमेरिका में है। अब अगर एक्सपोर्ट्स ही खत्म हो जाती हैं उनकी, तो चाइना की इकोनॉमी कितनी डैमेज हो गई। सेम इसी तरह सोवियत यूनियन है, रशिया, तो उसका जो है ना, वो क्या करना चाह रहा है? रशिया अमेरिका के साथ अपने तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहा है, या वेस्टर्न सोसाइटीज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। अब अगर वेस्ट खत्म हो जाता है, अमेरिका खत्म हो जाता है, तो रशिया को कितना ज्यादा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है, और इससे निकलने का जो रास्ता है ना, वो हम सबको मिलकर देना पड़ेगा, पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, और सबसे ज्यादा बेहतर जो है ना, ईरान। लेकिन अब ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास? देखिए, अमेरिका के पास एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है जिसको प्रोजेक्ट फ्रीडम कहते हैं। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है ना, उसके जरिए वो खोई हुई जो मदद है वो हासिल कर सकता है, जो पिछले ऑपरेशन के दरमियान या वार के दरमियान यूरोप ने उसको नहीं दी। तो अगर वो हम्म। नेटो को एक्टिव कर लेते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पे, या यूरोपियन यूनियन के लोगों को या यूरोपियन यूनियन के मुल्कों को, सबको इसके ऊपर तैयार कर लेता है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत मुल्क तैयार हो जाएंगे, और यही उसकी एक ठीक है। फेस सेविंग होगी। ये एक तो टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम की वसी पैमाने पर बहाली के लिए गौर कर रहा हूं। और जो आपने जैसे प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात भी हम्म। की, क्या वो लोगों को साथ जी। लाएगा, तो वो खुद कह रहा है कि वसी पैमाने पे वो बहाली करेगा। और जी। साथ वो ये कह रहा है जी कि ये जी। अपनाए हुरमस खोलने के लिए अब जो हमारे जहाज हैं, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ साथ चलेंगे, मतलब वो धमकी का भी साथ साथ कह रहा है। और वो कहता है ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा, मुआहदे जी। तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है जी कि ईरान के मज़ाकरातकारों ने एटमी फजले को निकालने के लिए हमारी ज़रूरत का इकरार किया है। ईरान के पास टेक्नोलॉजी ही मुयसर नहीं है जो एटमी जो फजला है उसे निकाल सके। फिर उसने इन्हें कहा है ये डिसऑनरेबल लोग हैं, ये अलग बात की है उसने दूसरी जगह पे। वो कहते हैं कि हम्म। उन्होंने कहा जी कि 5 दिन में ये जवाब देते हैं जो 20 मिनट का काम होता है। ये उसने एक बात की है कि मतलब वो उसे ये पसंद नहीं आ रहा है कि ये लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं आगे से। और दूसरा फिर ये है जी कि एक और मतलब अभी जो लेटेस्ट भी आ रहा है उसकी तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप अब ये भी कह रहे हैं जी यहाँ पे, वो कहते हैं जी कि ईरान के साथ जंगबंदी इस वक्त लाइव स्पोर्ट पर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है जी, अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका की तजावीज़ पर तेहरान के जवाब को कचरे से तशबीह देते हुए कहा है कि जंगबंदी इस वक्त इंतहाई कमज़ोर है। अब खबर आगे भी है, लेकिन हम्म। मेन बात उसकी यही थी। आपको ये तमाम चीज़ें सुन के उसके इरादे क्या लग रहे हैं? अब देखिए, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ना, ये उसकी फेस सेविंग है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर वो काम करेगा। अब फ्रांस का अपना जहाज जो है, वो ओमान के करीब पहुंच चुका है, और उनका सबसे बड़ा बैरी बेड़ा है फ्रांस का, वो है। जर्मन की तरफ से भी अब हमायत का ऐलान हो रहा है। इसके अलावा बाकी हम्म। ममालिक जो 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 इस सारे सिनेरियो का शिकार है, जिनको गैस का इशू है, जिनको पेट्रोल का इशू है, मुझे लगता है कि ये सारे ममालिक जो है अमेरिका को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे प्रोजेक्ट फ्रीडम की वजह से। तो उसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप लीड करता है, या आप किसी और मुल्क को कहता है जी आप लीड करें, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, तो वो अगर ये कॉर्ड चल जाता है उसका, तो उसी से फिर वो ईरान को डैमेज कर सकेगा। फिर अपनी कांग्रेस को ये मुतमईन कर सकेगा कि जी हम तो जाहिर है ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आप नए हुरमस खोल रहे हैं। तो वो फिर उसको हम्म। कांग्रेस से मदद नहीं लेना पड़ेगी जंग के लिए, या परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। और उसी को वो सिनेरियो क्रिएट करके कि हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हमने रिएक्ट किया है, और हम अकेले नहीं है, पूरी दुनिया है, तो उससे वो अपनी फेस सेविंग कर लेगा। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है ना, उस तरफ जा रहा है। दूसरा जो है वो यूरेनियम है। यूरेनियम के मामले में ईरान ना प्ले कर रहा है, ये बात दुरुस्त है डोनाल्ड ट्रंप की और पूरी दुनिया की, कि वो ईरान जो है मामला सेटल नहीं करना चाह रहा। तो कभी वो कह देता है जी कि वो सारी डस्ट हो गई है, तो डस्ट के अंदर से जाके तलाश करना है, तो आए आप भी मिलकर तलाश करते हैं, हम भी मिलकर तलाश करते हैं। और कभी वो कह देता है जी इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछला जो वी लॉग था उसके अंदर हमने ये बताया भी कि ईरान की तरफ से ये बयान आया कि जोहरी तनसीबात के ऊपर कोई हमारा जो कंप्रोमाइज है वो नहीं होगा। यानी अमेरिका ये कह रहा है तमाम जोहरी तनसीबात खत्म करनी पड़ेगी। ईरान की तरफ से जो जवाब दिया गया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम खत्म नहीं करना चाहेंगे, ये हमारा हक है, हम अपना हक लेके रहेंगे। और साथ उन्होंने कहा जी कि हम यूरेनियम भी नहीं दे रहे। और साथ उन्होंने कहा जी कि ये जो कहा जा रहा है कि आप कैप कर दें अपना सारा सिस्टम, तो वो नहीं करेंगे। हाँ, कुछ अरसे के लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन 20 साल वाली बात नहीं है। तो वो अब ईरान जो है ना, उसके मौकफ के अंदर ये तब्दीलियां आती जा रही हैं। तो अब जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को उसने कहा है जी कि आए मिल के तलाश करते हैं उसको।
लेकिन जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को भी अंदाजा है कि मिल के तलाश करना जो है नियर टू इम्पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि क्या गारंटी है कि वहां यूरेनियम सारा का सारा वहीं पे पड़ा हो उनका, जहां से अमेरिका की मदद से उन्होंने निकालना है। अलबत्ता ये बात ठीक ठीक है कि ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है यूरेनियम को, अगर वो डस्ट में मिल गई हुई है या बिल्डिंग उसके ऊपर गिरी हुई है तो वहां से निकाल सके। और ये किसी और मुल्क के पास भी नहीं है, ये सिर्फ रशिया और अमेरिका और चाइना के पास, तीन ममालिक के पास है। तो इन तीनों मुल्कों हम्म से ही उसे मदद लेना पड़ेगी, क्योंकि ये जो यूरेनियम होती है उसको ट्रेस करना फिर उसके बाद उसको जाया करना, ये बड़ा टेक्निकल और डिफिकल्ट काम होता है। तो सब एक तो चीज ईरान के बताइएगा पास ये नहीं मुझे, हो सकता। मुझे एक चीज बताइएगा कि इनके पास यूरेनियम वाकई ही डस्ट में मिली हुई है या ये बताना नहीं चाहते और ये डस्ट के बहाने छुपा के बैठा है ईरान, ये हो आपको क्या सकता नहीं, लगता है? देखो देखिए बात ये है कि वो उनके प्लांट से, एटमी प्लांट से और उनके अंदर ही थी जब अटैक किया अमेरिका ने, क्योंकि अगर यूरेनियम अंदर ना होती तो अमेरिका को अटैक करने की क्या जरूरत थी। चौधरी तो साहब, वो खबर ये भी आई थी कि इन्होंने यूरेनियम निकाल ली थी पहले। यूरेनियम निकाली होगी डेफिनेटली, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा तो वहां पे होगा, क्योंकि ये उसको रेगुलर हम्म। अफसुदा भी कर रहे थे साथ साथ। और दूसरा अच्छा। ये बात भी अभी एक क्वेश्चनेबल है कि ये किस हमले की बात कर रहे हैं। जब पिछली बार इन्होंने जून में हमला किया था, क्या उस हमले में ये कह रहे हैं कि जी यूरेनियम वहीं पे है, तो आप ने क्योंकि बम मार दिया था वो निकाल लें, या फिर अभी ताजा हमले जो है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ईरानी या अमेरिकन जो है ना इस मामले में भी कंफ्यूज है। तो या तो ये कोई हम्म और दरमियान में आए जो इंफॉर्मेशन लेके दुनिया के सामने रखे कि ये सिनेरियो है, इनकी कितने परसेंट हम्म। यूरेनियम जो है कहाँ पे पड़ी हुई है, और अगर कोई स्टोरेज है तो कहाँ पे स्टोरेज है और किस तरह। ये वैसे बेसिकली तो इंटरनेशनल तवानाई जो एजेंसीज हैं वही ये फैसला कर सकती हैं। और दूसरा सैटेलाइट के जरिए मदद ली जा सकती है, क्योंकि वो ताबकारी को ट्रेस कर लेता है सैटेलाइट आपके किस जगह पे है यूरेनियम और बाकी चीजें। लेकिन अब जाहिर है ये बड़ा अच्छा। टेक्निकल सा काम है, और ये उसी वक्त हो सकता है हम्म। जब इनके दरमियान को मुआयदा हो जाएगा। अगर मुआयदा नहीं होता तो फिर ये टेक्निकल काम नहीं हो सकेगा। अरे शोर साहब, मुझे एक चीज ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन किस हद तक पहुंची है, कि मतलब मेरा इतनी ख्याल तो है टू नहीं है मच कि है, अब वो हमला करने के लिए शुरू हो जाएगा अब वो? टू मच है, हमला नहीं करेगा, क्योंकि हमले के लिए उसको कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ेगी अब, और कांग्रेस जो है हम्म ना उसको इजाजत नहीं देगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग बंदी अपनी जगह कायम रहेगी, लेकिन ये जो नया हम्म काम उसने शुरू किया प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये उसकी मदद हम्म। लेगा, ये उसके जरिए अपने मामलात को सेटल करना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि छोटे ये मोटे हमले मामला जो है करता ना, हाँ, रहेगा। ये छोटे मोटे ठीक ठाक किस्म के हमले करता रहेगा, ये उस तरफ जाएगा। ठीक ये है। इतनी आसानी से जो है ना वो ठीक नहीं होगा। दूसरा ये है कि ईरान उसके ऊपर हमले करके ना ज्यादा मदद कर रहा है इसकी, डोनाल्ड ट्रंप की। तो हम्म। वो तो उसके पास तो बहाना है ना जी, कि मैं नहीं हमला कर रहा, हमला तो ये कर रहा है। फिर तो तो मुझे कांग्रेस लगता से है भी कि इजाजत मिल इसका जाएगी फायदा ना उठा चौधरी रहा है साहब वो। इससे? यहाँ फिर कांग्रेस है, अगर हमला हो जाता तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो रिएक्शन है ना। रिएक्शन के लिए मेरा नहीं हम्म ख्याल कि कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ेगी इसको। तो हाल हम्म। बता ये है कि फुल फ्लैज अटैक करने के लिए, खुद ऑफेंसिव होने के लिए इसको इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ठीक इनके है। ऊपर हमला हो जाता है, इनके जहाज तबाह हो जाते हैं या सोल्जर्स मर जाते हैं, तो फिर तो जाहिर है इसको जरूरत ही नहीं। और थर्डली ये है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है इसके लिए स्पेक वो है, फायदामंद है इसके लिए। तो स्केप गोट है हम्म। जिसका फायदा उठाएगा ये डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी है हमारी, लबनान में झड़पें हो रही हैं और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमने 18 सोल्जर्स जो हैं वो मार दिए हैं इसराइल के। जो इसराइली शैतान है इसके 18 सिपाही जो हैं वो वहाँ मारे गए हैं। तो इसके अलावा दूसरी साइड से ये खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इसराइल 18। ये थोड़ी सी स्टोरी बताइएगा कि ये बहुत बड़ी तादाद में फौजी हैं, अगर इस तादाद में इसराइल के फौजी मर जाएं तो इसराइली तो पागल हो जाएंगे। 18 उनके फौजी सोल्जर्स मारे हैं। अब ये फैसला करना बड़ा डिफिकल्ट है कि हिजबुल्लाह ठीक बात कर रहा है या इसराइल ठीक बात कर रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसराइली फौजी मारे गए हैं, और ये मारे हिजबुल्लाह के जरिए गए हैं, क्योंकि उस साइड से जो अटैक्स हुए थे ईरान की तरफ, वो फौजी कम थे, सिविलियन पे ज्यादा। तो वहां पे जो सिविलियन ज्यादा थे उस वक्त, अगर आपको याद हो, तो जितनी रिपोर्ट्स आती थी वो सिविलियन की होती थी। अब ये बात दुरुस्त है कि इनका अगर एक फौजी भी मारा जाता है या एक शहरी भी मारा जाता है तो इनको नुकसान बहुत ज्यादा होता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिर्फ 1 करोड़ आबादी है इनके। तो 1 करोड़ आबादी में से भी अगर 10-15 बंदे मारे जाएं तो वो टू मच होता है। और दूसरा ये है कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वो समझते हैं कि हम, क्योंकि जो दुनिया के अंदर सुपर ह्यूमंस हैं, तो हमारा एक बंदा जो है वो आम आदमियों के कुछ हजार या 1500 या 2000 या 10,000 लोगों के बराबर होता है। तो इनको तकलीफ बहुत होती है इस चीज की। तो ये जाहिर है, लेकिन एक हकीकत तो है कि जंग में मारे तो गए हैं बहुत ज्यादा।
और नुकसान भी इसराइल का बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो इनकी फ्लाइट्स जो इनका था डैमेज हुई है, और ईरान ने बहुत डैमेज किया है। फिर यहाँ से लोग बहुत भाग गए इसराइल से, और रास्ता तलाश करते रहे थे। जो ही फ्लाइट्स आती थी तो एयरपोर्ट्स के जो मनाजर थे वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि बिन गोरियान जो एयरपोर्ट है उसमें क्या सूरत हाल थी। लोग बाकायदा एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद करके जहाजों के अंदर सवार होना चाहते थे। फिर प्राइवेट जो शिप्स हैं उसके ऊपर, प्राइवेट बोट्स के ऊपर, फिर प्राइवेट जहाजों के जरिए लोग बहुत ज्यादा निकले इसराइल से, क्योंकि इस मामले में ये बहुत ज्यादा बुजदिल होते हैं। क्योंकि सरमायादार है ना, सरमायादार का मसला यही होता है कि उसको जब सूरत हाल एडवर्स मिलती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तो इस वक्त कहा जाता है कि इसराइल के अंदर भी बड़ी वीरानियां हैं, वहां पे भी जिंदगी जो है ना नॉर्मल नहीं हुई। अगर अबू धाबी के अंदर या दुबई के अंदर वीरानियां है, या ईरान के अंदर है, वहां कोई नहीं जाना चाहता, तो इसराइल भी अब कोई बंदा नहीं जाना चाहता। तकलीफ इसराइल को भी बहुत ज्यादा है, तो हालात वहां पे भी खराब हुए हैं। दूसरा, एक कल खबरों में देख रहा था कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात भी अब ठीक नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो है उनके दोनों के दरमियान दरार आ गई, और ये दरार आनी ही थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं। अमेरिका ये समझता है कि इसराइल की वजह से हम फंस गए, इसराइल ये समझता है कि अमेरिका की वजह से हम फंस गए, और अमेरिका ने हमें फंसा के हमें अकेला छोड़ दिया है। अब हम किसी लेवल पे भी हमें शामिल नहीं किया जा रहा मामलात को सेटलमेंट के लिए। तो अमेरिका खुद अपने लेवल पे सेटल कर रहा है चीजों को। इसराइल भी इसको अपने साथ बददियानती और बेवफाई समझता है। अमेरिकन जो है वो तो इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो सूरत हाल को बहुत अच्छी नहीं है इसराइल के अंदर और अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में। ठीक है। अच्छा जोश साहब, मैं अब एक सिनेरियो आपको बताने लगा हूँ ईरान के हवाले से, इस पे थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि अब्बास इराक्ची साहब का शहजादा फैसल बिन फरहान जो कि वजीर खारजा हैं सऊदी अरब के, उनसे रब्ता हुआ और मज़ाकरात के हवाले से और डेवलपमेंट्स के हवाले से बात हुई हैं। फिर इस्माइल बकई जो इनके वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा वाहिद सालिस अभी तक पाकिस्तान है और कतर समेत दीगर ममालिक के साथ भी रब्ते में हैं। फिर एक साइड से चीन में जो ईरानी सफ़ीर हैं अब्दुल रज़ा रहमानी फजली इनका नाम है, ये कहते हैं चीन जामिन हो सकता है इस मुआहदे के अंदर, वो चीन के जामिन होने की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक साइड पे वाहिद जो है सफारतकारी है वो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान एक इन्फ्लुएंस भी रखता है अमेरिका के ऊपर, और ईरान से भी अपनी बात पाकिस्तान मनवा सकता है। फिर ये बाकी ममालिक को फ़ोन करके या इस मामले में शामिल करके ईरान क्या हासिल करना चाह रहा है? देखिए, ईरान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक को शामिल किया जाए, और वो ये सब मुल्क मिल के अमरीका के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। तो इसलिए ये जो सऊदी वजीर खारजा है उनके साथ 8वीं मरतबा इनकी बात हुई है, जबकि इससे पहले गुफ्तगू ऑलमोस्ट बंद थे। और तवील अरसा जो है ना, ये इनके दरमियान तो टॉकिंग टर्म भी नहीं थे, और सफारती हाँ ताल्लुकात जी। भी खराब हो गए थे। इस जंग के हम्म। दरमियान भी पाकिस्तान दरमियान में रहा, और वो हमेशा ईरान का मैसेज सऊदी अरब को पहुंचाता था, सऊदी अरब का पैगाम अमरीका इनको पहुंचाता था, ईरानियन को और अमेरिकन को भी। तो ये सूरत हाल जो थी उस वक्त थी। कतर के साथ भी इनके ताल्लुकात खराब हो गए, यूएई के साथ तो अभी तक इनके ताल्लुकात खराब है। सेम हम्म। इसी तरह बहरीन के साथ भी इनके ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं है ईरानियंस के। लेकिन अब उन्होंने सफारतकारी शुरू की है, और उनकी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक को इसके अंदर शामिल किया जाए, और कुछ ना कुछ होते हुए नजर भी आते हैं। एक पाकिस्तान से ये मुतमईन भी नहीं है ईरान। पिछले दिनों जब इस्माइल बकाई साहब का मेरा ख्याल है इनका एक ट्वीट आया था, जिसमें इन्होंने जरा पाकिस्तान के साथ अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान बड़े इब्राहिम डिस्टेंस रजाई पे थे। चला गया था। अगर इब्राहिम याद हो, रजाई थे। इब्राहिम रजाई। हम्म। हाँ जी, वो पाकिस्तान की तरफ से इब्राहिम रजाई साहब ने बयान हम्म। दिया था, और उनके ट्वीट आई थे। उसके हाँ ऊपर जी फिर बहुत बिल्कुल। ज्यादा पाकिस्तान को महसूस हुआ कि हम इस लेवल तक गए हैं, और हमने इनको बार बार समझाया, और बजाय इसके कि ये हमारे थैंकफुल हो, इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर आदम एतमाद कर दिया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे हटा हुआ है। अब पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका बयान अमेरिका अमेरिका का बयान जो है इन तक पहुंचा रहा है। जो तजावीज होती है वो दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ जो शेयर करना चाहते हैं, पाकिस्तान एक पोस्टमैन का किरदार उसके अंदर अदा कर रहा है। अमेरिका को जहां समझाना हम्म। पड़ता है पाकिस्तान समझा देता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के मामले में थोड़ा सा दिल ठंडा पड़ा है, और अब पाकिस्तान ने ईरान को समझाना बंद कर दिया है। वो उनको मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन सेटलमेंट चाहता है पाकिस्तान के हो जाए। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त भी सिर्फ जो पाकिस्तान है वो वाहिद मुल्क है जो इस सारे मामले के अंदर एक्टिव भी है, और कुछ ना कुछ करता हुआ भी नजर आ रहा है, इसके बावजूद कि ईरान से उसे वो वालहाना मोहब्बत नहीं मिली, या वो एक थैंकफुल रवैया नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद
जो है वो इस मामले को समेटना चाहता है। अब ईरान मार रहा है, जिसको कहते हैं हाथ पांव मारना, वो कोशिश कर रहा है। चाइना की तरफ भी देख रहा है, रशिया की तरफ भी देख रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के मामले में वो गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़ के डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी दे सके या अमेरिका की गारंटी दे सके। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप किसी की मानता भी नहीं है, कतर की भी नहीं मानेगा। कतर की तो सूरत ये थी कि उस वक्त इनके डायलॉग चल रहे थे, तो उस वक्त कतर के ऊपर हमास की जो क्यादत थी उसके ऊपर अटैक हो गया था दोहा में, अटैक हो और गया था। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया। फिर बल्कि इराक में इन्होंने जो उनके टॉप जनरल थे, देखा ना जी, जो पास्तारान को चला रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, और अमेरिका ने अटैक करके कहा जी कि हमने किया है। तो ये सूरत हाल है। तो अब सिर्फ पाकिस्तान है जो जिसकी बात का ख्याल भी रख रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझा सके, और डोनाल्ड ट्रंप उसको सीरियस भी लेता है। और कोई मुल्क मेरा नहीं ख्याल कि ये गीली मट्टी है जिसके ऊपर पाँव रखेगा कोई। तो ये सूरत हाल है सारी। ईरान की अभी कोशिश अब है देखें कि कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक को शामिल किया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया का और मुल्क जो है वो पाकिस्तान से अपने आप को साइड पे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो भी होगा वो अकेला रह जाएगा और उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साहब। अभी भी जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर ही रोका गया अभी भी। अच्छा साहब, पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर है कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज है अपना उर्मज से गुजर जाता है, ईरान उसे गुजरने देता है, लेकिन सेम कतर का ही जहाज जो है अगर गुजरने की कोशिश करे तो उसे उस तरह से गुजरने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के जहाज पास ऑन हो रहे हैं, ये तो एक अच्छी चीज़ है। अब चोई साहब एक नेक्स्ट न्यूज़ पे भी चलते हैं। दो न्यूज़ इनफैक्ट हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो मेरा ख्याल हम जल्दी उन्हें कवर कर लें। एक तो वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी साहब ने कहा है कि बिजली बहुत जल्दी हम इतनी सस्ती करने जा रहे हैं कि आप बैटरी में महफूज करके रात को इस्तेमाल कर सकेंगे। कोई बहुत कंक्रीट फार्मूला उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ ये कहा है जो आईपीपीज है ना उनके नहीं, साथ मजीद हम मुआहदे नहीं कर रहे। बैटरी से मतलब टॉर्च तो नहीं है, टॉर्च ये उन्होंने पूरी बात बताई नहीं है। कि टॉर्च में महफूज कर। अब पता नहीं है, कोई जादू की छड़ी हो सकती है, सरहद इस सिस्टम के अंदर तो नहीं हो सकता। या तो ऑल टुगेदर हमारा पूरा सिस्टम ही हम बदलने लगे हैं, और उसे बदलने के लिए जाहिर है 15-20 साल चाहिए होंगे अचानक। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्विच ऑफ किया और उसके बाद नया सिस्टम जो है उसके ऊपर हमने बिजली शिफ्ट कर दी। या ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ईरान से हम बिजली इंपोर्ट कर लें, और वो सस्ती हम्म। पड़ेगी हमें बहुत ज्यादा, तो उससे हम हम्म। पाकिस्तान के अंदर सस्ती बिजली दे सकते हैं। अगर हमने फर्नेस ऑयल पे, गैस पे बिजली बनानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि सस्ती हो सकेगी। कितनी एक सस्ती हो जाएगी, अगर गैस हुई तो भी होगी, तो मुश्किल तो नहीं सकती कि गैस सस्ती है लिहाजा उसके ऊपर बिजली बनाते चले जाए। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ ऐसे ही लोगों को मुतमईन करने के लिए उन्होंने कोई जोक छोड़ा है। इसको हम्म। ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए इस बात को। जब हम पानी से बिजली बनाने के लिए हमने इतनी एफर्ट की है, और तक हम उससे बिजली जो है वो अपना लोड सारा उसके ऊपर शिफ्ट नहीं कर सके, जो सबसे सस्ती भी होती है, और उसके अंदर भी अगर हमने उसको एनहांस करना है तो 20 से 1 साल हमें और लगेंगे डैम्स बनाने में। और फिर डैम्स की जो बिजली होगी वो साल में कोई 6 महीने चलती है, 6 महीने पानी बहुत कम हो जाता है, डिप आ जाती है, तो उसमें फिर हमारे हम्म। पास बिजली वो भी अवेलेबल नहीं होती, और डैम भी बनाने हैं, पैसे भी लगाने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ऑप्शन है सिवाय इसके कि हम बिजली ईरान से इंपोर्ट करनी शुरू कर दें जो सस्ती पड़े हमें। तो ठीक है। अगर तो हम ये करने लगे हैं तो वो तो हम्म। फिर बहुत ही कमाल हो जाएगा, लेकिन वो भी कितना अर्सा। अल्टीमेटली हमारी बिजली किसी और मुल्क के कंट्रोल में होगी, जब चाहेंगे वो बंद कर देंगे पीछे से, तो फिर हम क्या बिल्कुल सही। करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम्म। ये कोई सीरियस बयान है, और इसके ऊपर को बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा साहब, एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि मीडिया के हवाले से एक जो है ना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। तमाम बड़े चैनल्स जो हैं उन्होंने डाउनसाइज किया है, बहुत सारे मुलाजमीन अपने फारिग किए हैं। अभी एक खबर आज आई है जी सुनो टीवी के हवाले से, खबर तो पुरानी है लेकिन आज हाईलाइट हो गई। अता तारड़ साहब जो थे उन्होंने इसके ऊपर आके बात की है। जिन मुलाजमीन को निकाला गया था वो एहतजाज कर रहे थे और पार्लियामेंट में कोई वाकआउट वगैरह इसके हवाले से हुआ, तो उन्होंने कहा है कि जब तक सुनो टीवी इन तमाम मुलाजमीन के वाजबात अदा नहीं करता और इन मुलाजमीन के साथ बैठ के इनकी बात नहीं सुनता, तो तब तक हम इनके ऐड बंद कर रहे हैं। साथ इन्होंने रिक्वेस्ट की इस चीज़ की बाकी सूबाई गवर्नमेंट से कि आप भी इनके ऐड बंद करें। बाकी चैनल्स भी डाउन साइज की तरफ जा रहे हैं। आपको ये वाली बात सुन के क्या लग रहा है कि सुनो के साथ क्या हो रहा है या सुनो लोगों के साथ क्या कर रहा है, और बाकी मीडिया पे ये बुरा टाइम क्यों है? देखिए, ये जो मीडिया है ना, इसका जो प्रोजेक्ट है या इसका जो मॉडल है वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है ये एडवर्टाइजिंग बेस्ड नहीं है, एक तो। दूसरी बात ये है कि अगर एडवर्टाइजिंग हो भी तो हमारी मार्केट बड़ी छोटी है। इतनी छोटी मार्केट में इतने ज्यादा चैनल जो है
वायबल नहीं है। और थर्डली ये है कि ये सारे इदारे जो हैं ये जर्नलिज्म प्रमोट करने के लिए नहीं आए हुए। इन सब के कारोबार कुछ और है, किसी की हाउसिंग सोसाइटी है, किसी ने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई सोना बेच रहा है, सोना खरीद रहा है। तो उन्होंने अपने कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया की मदद ली हुई है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड है मीडिया इनके लिए, क्योंकि इससे ये होता है कि ये कनेक्ट कर जाते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको मनोवर करते हैं, उनके साथ इनकी सेटलमेंट हो जाती है। फिर टैक्स जो इनका सिस्टम होता है उसके अंदर ये फायदा ले लेते हैं, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी गार्ड है, सिंपल मैं आपको ये बताता हूँ। तो अब मसला ये होता है कि ये किसी और जो इनका शोबा होता है या बिजनेस होता है वहां से पैसे निकाल के मीडिया को पालते रहते हैं, और शुरू में ज्यादा से ज्यादा लोग हायर कर लेते हैं, ताकि जितने ज्यादा लोग हायर होंगे और जितने अच्छे एंकर्स होंगे, ज्यादा पैसे देने वाले एंकर होंगे, तो उनसे ज्यादा वैल्यू बनती है फिर मीडिया की। लेकिन बाद में जब दूसरा कारोबार डैमेज होता है तो फिर इनके पास पैसे नहीं होते कि ये तनख्वाहें दे सकें। अब देखें, जो रियल स्टेट के अंदर पिछले 3 साल में डिप आया है, मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई पैसा कमाया जा सकता हो। सुनो टीवी जो है ना, उनकी अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो फंसी हुई है, वो वहां से पैसा नहीं आ रहा। सेम इसी तरह समा जो है उसकी भी सूरत हाल आपके सामने है। दुनिया टीवी जो है वो भी अपने मुख्तलिफ कारोबारों से पैसे निकाल के इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। एक्सप्रेस जिसके हम अंदर हम थे, खुद थे उसके अंदर, उनके भी दूसरे बिजनेसेस हैं, और उन बिजनेसेस से जाहिर है वो कुछ ना कुछ इसको भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जो एक्सप्रेस का मॉडल है वो जरा अच्छा था, क्योंकि उन्होंने कभी बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए ही नहीं, उन्होंने लिमिटेड रखा ताकि वायबल रहे और तनख्वाह दे सके वो। इसीलिए वो उनका कभी ये क्राइसिस नहीं आया। लेकिन अगर वो भी इसी मॉडल पे चले जाते, जैसे कि सुनो है, जैसे कि दुनिया है, जैसे कि समा है, तो वो भी क्राइसिस का शिकार हो जाते। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई अगर मीडिया एम्पायर है जो इसी बेस के ऊपर पैसा कमा के अपना सिस्टम चला रही है, तो वो जियो है। इसके अलावा बाकी सब जो है, यानी जंग ग्रुप जो है वो, इसके अलावा बाकी सब जो है वो किसी न किसी और कारोबार से पैसा ला के तो अपनी इस जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है उसको को प्रमोट कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे ठीक हैं। है। ये एक रियलिटी है जिसको आपको मानना पड़ेगा। अब मार्केट में पैसा नहीं है, एडवर्टाइजिंग जो है वो सारी की सारी जो है वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई। 40% जो बजट है उधर चला गया है। अब बाकी जो 60% है वो सब पूरी इंडस्ट्री के अंदर तकसीम होता है। उस तकसीम में आके आपको शेयर बड़ा कम मिलता है। तो अब शेयर कम मिलेगा और दूसरा बिजनेस आपका डैमेज हो जाएगा और वहां से पैसा नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली कहाँ से पैसे देंगे आप? तो ये है प्रेशर में सारे मालकान और सारी मीडिया एम्पायर्स। दूसरा ये कि कहाँ से पैसा लाएंगे और किधर से ये इस सारे सिस्टम को चलाएंगे। तो इसको रीविजिट ठीक है। करना पड़ेगा इसको, और जब तक ये ओके। रीडिजाइन नहीं होता उस वक्त तक ये क्राइसिस रहेगा। एक इदारे से लोग निकलेंगे, फिर दूसरे से निकलेंगे, तीसरे से निकलेंगे। डाउन साइजिंग सारे इदारों के अंदर हो रही है, और अब मुझे लगता है कि जरा थोड़ा सा रैपिडली होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कोई नहीं कि दे इनको। एक ठीक मरतबा है। तो कह ठीक दिया है। उन्होंने तारड़ साहब ने कि जी हम इनको इनके इश्तिहार रोक रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इश्तिहार है कितने के, कि कितने के रोक लेगी और किस किस के रोक कैंपेन्स लेगी? होती है ना तो ये चौधरी सारी साहब, सूरत हाल है, कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन जरा है। हैवी एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन उससे अच्छा चौधरी चलता साहब। नहीं है जी। आप 12 महीने आप चला नहीं हाँ सकते जी। मीडिया को। 12 महीने नहीं चल सकता, आपको दूसरे ऐड भी चाहिए होता है। अच्छा चौधरी साहब, हम्म। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है और हम चाहते हैं कि आपकी भी जान थोड़ी सी छोड़ दें, ताकि आप सुकून से वहां पे एंजॉय कर सके। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, इसी तरह से कनेक्ट होते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, और नाजरीन आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।